कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे बीच में हमारे आपके सुख दुख के साथी, हमारे संघर्ष के एक साथी, जिन्होंने हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर जिन्होंने संघर्ष में, हर संघर्ष में जिन्होंने साथ दिया और जिनको बड़े आशीर्वाद के साथ आप हुड्डा साहब के साथ चंडीगढ़ भेजने की तैयारी कर रहे हो, हमारे साथी रामनाथ घोड़ेला जी और हमारे भाई सुभाष जी, हमारे बीच में हमारे भाई वीरेंद्र हुड्डा जी, हमारे भाई गौरव संपत जी, भाई तेजवीर पुनिया जी, हमारे भाई नरेश जांगड़ा जी, ये तो नरेश जी अभी अभी बीजेपी छोड़ के चेयरमैन साहब ने ज्वाइन करी कांग्रेस पार्टी, आपको पता है चेयरमैन थे नरेश जी, और सभी पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माता बहने, गायत्री देवी जी, हाँ महिला मोर्चा की महामंत्री थी गायत्री जी, इन्होंने भी कांग्रेस पार्टी इन्होंने भी ज्वाइन करी। और हमारे आज सबसे पहले तो भाई 5 बजे का टाइम था, मैं 5 बजे ही लैंडिंग हो गई थी हमारी, तो भाई समय बिल्कुल समय पे आने की माफी मांगते हैं क्योंकि जो है ये रीति हो गई कुछ ना कुछ की भाई लेट आते हैं। और आपने इतना स्वागत किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं पूरे हरियाणा की रिपोर्ट आ गई कि नहीं आ गई आपके पास? किसकी सरकार बन रही है? बन रही है, सिस्टम घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया हरियाणा का? आज हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, आज हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये सरकार जा रही है, हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार। अब बताओ, मैंने तो आ रही है का नारा ही नहीं बोला, आप लगा से अंदर से आवाज आई, अंदर से सबकी आवाज आई, तो आपने देखा क्योंकि बीजेपी ने बड़ा नुकसान किया हरियाणा प्रदेश का, आपको पता है। जो हरियाणा प्रदेश विकास का, खुशहाली का प्रतीक हमारा प्रदेश था, आज 10 साल की बीजेपी के बाद, सरकार के बाद वो हरियाणा बन गया देश में बेरोजगारी में नंबर 1, ये बीजेपी का रिपोर्ट कार्ड है। आज हरियाणा प्रदेश बन गया देश में नशे में नंबर 1, 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद। हरियाणा बन गया अपराध में, क्राइम रेट में देश में नंबर 1, सबसे ज्यादा क्राइम, सबसे ज्यादा नशा, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, महंगाई का पहाड़ टूट गया, गरीब आदमी का जीना दुर्भर हो गया, गरीब की सारी स्कीम्स बंद कर दी सरकार ने। 100 रोज के प्लॉट की स्कीम थी, मकान की स्कीम थी, राशन डिपो पे दाल, चीनी और तेल हमारे से मिला करते थे, सारी स्कीम गरीब आदमी की बंद कर दी सरकार ने, कोई राहत दी नहीं। बड़े उद्योगपति घरानों के हिसाब से सरकार चली, आपने देखा लगातार बड़े उद्योगपति घरानों के इशारे पे सरकार चल रही है और गरीब और किसान की पूरी तरह अनदेखी सरकार में हुई, पूरे देश ने देखा। यहाँ तक कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को भी तोड़ने का काम, बार बार संविधान को भी चोट मारने का काम बीजेपी पार्टी ने किया और नारा भी दे दिया लोकसभा चुनाव में 400 पार कि बाबा साहब ने संविधान को तोड़ा। वो तो लोगों ने इनके घमंड को तोड़ के संविधान को बचाने का काम किया, वो भी देखा आपने। और जहां तक हरियाणा प्रदेश की बात है, हरियाणा प्रदेश में तो ये ऐसी सरकार साबित हुई, पूरे प्रदेश का आपका ऐसा बट्टा बिठाया इस सरकार ने, जनता को पूरी तरीके से नजरअंदाज। एक मिनट भाई, अच्छा अभी मिला, अभी इसके बाद मिला तो अपना जो मेरे दोस्त सचिन पायलट का फोन था, इसके बाद मिला लेंगे। तो अपना जनता को कितनी बुरी तरह नजरअंदाज किया इन्होंने, आपने देखा। हर वर्ग को सड़क पे लाने वाली ये सरकार, हर वर्ग को उलझाने वाली सरकार, किसी को उलझा दिया प्रॉपर्टी आईडी में, किसी को उलझा दिया फैमिली आईडी में, किसी को उलझा दिया पहचान पत्र में, किसी को उलझा दिया पोर्टल में, कोई फसल पे पोर्टल, ब्यौरा पोर्टल, कोई किसी को क्या का पोर्टल, कोई किसी चीज का पोर्टल, उलझा दिया अपने कागज ठीक करे जाओ, कराए जाओ, अफसरों के चक्कर काटे जाओ। और नौजवानों को उलझा दिया कच्ची नौकरी में और सीटी में। ऐसी सरकार पूरे देश में दूसरी नहीं मिलेगी, जहां सरकारी नौकरियों को इतने बड़े स्तर पर या तो समाप्त कर दिया गया, 2 लाख सरकारी पद समाप्त, और या 1.5 लाख बच्चों को
कौशल निगम के माध्यम से बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के कच्ची भर्ती के माध्यम से उनका शोषण किया जा रहा है। 1.5 लाख बच्चों का अगर अंदाजा लगा सकते हो। तो आज ये एक ऐसी सरकार निकली, युवाओं को उलझा दिया, हरियाणा के हर नागरिक को उलझा दिया और हर वर्ग को सड़क पर लाने वाली ये सरकार साबित हुई। कोई ऐसा वर्ग नहीं जो इस सरकार से अनछुआ रहा, इतनी नजरअंदाज कर दिया हर वर्ग को सड़क पे आना पड़ा। मगर लोकतंत्र में हर वर्ग को सड़क पे आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हर वर्ग सड़क पे भी आया और हर वर्ग की बरामदी और बेकदरी भी हुई। आपने देखा कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए पिछले 10 साल से कोशिश कर रहे हैं, उन पे कितनी और लाठी चार्ज हुआ कोई गिनती नहीं रही। सरपंच भी आपने जिताए थे, सरपंच भी नए ताजे सिंगर के गए चंडीगढ़ तो सरपंचों को का भी अच्छा स्वागत कराया। इस सरकार ने चुने हुए प्रतिनिधि, मान सम्मान देना चाहिए था। आपने देखा नौजवानों ने एचपीएससी के दफ्तर में 1.5 करोड़ की बरामदगी हो गई। जब एक के बाद एक भर्ती घोटाले और एक के बाद एक पेपर लीक घोटाले आए और एचपीएससी के दफ्तर में 1.5 करोड़ की बरामदगी, नौजवान गए एचपीएससी के दफ्तर का घेराव करने, उन पे लाठीचार्ज। और किसान तो 1 साल तक बैठा रहा। 1 साल तक देश का किसान आंदोलन में अपनी मंडी व्यवस्था को बचाने के लिए 1 साल तक बैठा रहा। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली ये सरकार साबित हुई। पूछा तक नहीं, दिल्ली तक नहीं जाने दिया, पूछा तक नहीं। 750 शव धरनों से वापिस आए। यहां तक आपके प्रति सरकार के दिल में भेदभाव इस देश के किसान के प्रति था कि सरकार ने बैन लगा दिया कि बीजेपी का कोई आदमी सहानुभूति के 2 शब्द भी नहीं कहेगा। कम से कम ये कह सकते थे कि हम इनकी मांगे ठुकराते हैं, लेकिन जिनके घर उजड़ गए, किसी का बाप था, किसी का बेटा था, किसी का भाई था, जो शव वापिस आ रहे थे उन धरनों से, ये कह सकते थे कि भाई हमें अफसोस है किसी का घर उजड़ा है। इतना तो कहा जा सकता था। नागरिक में भेद न करना एक राज धर्म का नियम है और हर नागरिक के प्रति दिल में कुछ सहानुभूति और दया का भाव होना, ये भी प्रजातंत्र का एक भाव है। लेकिन इतना भेदभाव देश के किसान के प्रति, और क्या कसूर था उन किसानों का, तो क्या कसूर था हमारे जैसों का। जब देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठ के वहां पर, क्योंकि मैं अकेला पड़ गया था पिछले 10 साल से, देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में मैं विपक्ष का हरियाणा का अकेला सांसद। हरियाणा के 15 सांसद है, 15 में से 10 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के, 14 बीजेपी के। मैं अकेला विपक्ष में एकमात्र सांसद के रूप से इन तानाशाही ताकतों के आगे देश में जब बड़े बड़े या तो झुक गए या सरेंडर कर दिया या बिक गए बड़े बड़ों को बीजेपी ने। लेकिन आपका ये बेटा 10 साल से विपक्ष में अपने संसद में खड़ा रहा। नहीं तो 2014 में तो यहां से भी विपक्ष का सांसद आपने चुन के भेजा था, दुष्यंत चौटाला। लेकिन देश में बहुत लोगों को बीजेपी ने, मगर हम ईमानदारी से वहां खड़े रहे। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि मेरा क्या कसूर था जब ये किसान आंदोलन चल रहा था। और आपने देखा होगा टेलीविजन पे कि जब खड़े होकर मैंने केवल ये कहा कि भाई इनकी बात नहीं मानते, तो कम से कम सहानुभूति के 2 शब्द तो आप कह सकते हैं। और देश की सारी बीजेपी के सांसद टूट के पड़े, 350-400 सांसद थे उस समय, सारे टूट के पड़े, नारे लगाए। आपके इस बेटे को कितना अकेलापन महसूस हुआ होगा, किस बात का अकेलापन, किस बात का कसूर मुझे सारी देश की बीजेपी के एमपीओ ने निशाने पे क्यों लिया। मेरा क्या कसूर था? केवल ये कसूर था कि मैं आपका बेटा था और बाकियों की तरह मैंने अपना जमीर बीजेपी के आगे सरेंडर नहीं किया था। मेरा केवल ये कसूर था। मगर कितना वो उस पार्लियामेंट में, उस संसद में, मैं भी पिछले 20 साल से 5वीं बार मुझे लोगों ने आप मौका दिया, 5वीं बार मैं संसद में पहुंचा हूं सांसद बनकर। मेरी शायद उम्र में इतना अवसर किसी को ना मिला हो, मगर मैंने सत्ता भी देखी, विपक्ष भी देखा, सरकार भी थी तब भी रहे, इनके विपक्ष में भी रहे। ऐसा समय मैंने नहीं देखा कि संसद में एक दूसरे को राजनीतिक प्रतिद्वंदी की बजाय आपके इस बेटे को एक दुश्मन के रूप में पूरी देश की बीजेपी के एमपी देखते थे। किसी के साथ चाय पीने का भी, पानी किसी के साथ बैठ के पीने का भी मन नहीं करता था। मैं इसीलिए बता रहा हूं कि आज उस बात को नहीं समझोगे तो देश आने वाले समय में, इस बार तो लड़ाई लड़ दी, मगर इस बार किसी वजह से अगर चूक गए, किसी वजह से कोई धोखा खा गए,
तो आने वाले समय में कोई लड़ाई लड़ने वाला भी आपके लिए खड़ा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हिम्मत जुटा पाएगा कि नहीं जुटा पाएगा। आज ये लड़ाई किसी भी, ये मेरी बात आप समझना, बहुत देश की राजनीति को करीब से देख के आके आपके बीच में मैं बात बता रहा हूं। क्या कसूर था इन बेटियों का, इन बेटियों का क्या कसूर था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 5 बेटियां हमारी ओलंपिक मेडल विजेता बेटियां, विनेश फोगाट से लेकर साक्षी मलिक तक, कितना घोर अन्याय इन बेटियों के साथ हुआ। 6 महीने तक दिल्ली की सड़कों पर रगड़ के घेर दिया, क्यों? और उसके बाद मैं धन्यवाद करता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देकर एफआईआर दर्ज कराई उस बीजेपी के सांसद आरोपी पर। और धन्यवाद करता हूं मैं दिल्ली न्यायपालिका का, दिल्ली न्यायपालिका ने आरोप तय कर दिए और ये दिल्ली के न्यायाधीश ने लिख दिया कि आज सबूत ये दिखाते हैं कि 5 लड़कियों के साथ इस आरोपी ने गलत किया है। अगर गलत किया था तो एफआईआर तक दर्ज नहीं। और ये तो ओलंपिक की विजेता बेटियां थी। देश की राजनीति में उदाहरण बनाया गया कि हम इस तरह से भेदभाव कर सकते हैं। ये कसूर था उनका कि वो आपकी बेटियां थी, ये कसूर था। और दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा, हम जाकर अपनी बेटियों को न्याय तक नहीं दिला पाए। ये वो देश जिस देश में अपने दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत भी अपनी खुद की इज्जत मानने की संस्कृति है। ये वो देश जब द्रौपदी पे बात आई तो कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का रण हुआ। इस देश में आपकी बहन बेटियों को हम जाकर दिल्ली में जाकर उनके लिए एफआईआर भी दर्ज नहीं करा पाए 6 महीने तक। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो इस देश की सरकार ने, और हम जाके बात करते थे तो कहते थे कि भारत सरकार से मना है। जैसे मना था कि सहानुभूति के 2 शब्द नहीं कहने, भारत सरकार से मना रहे, एफआईआर तक नहीं होगी। आज जो आप फैसला करोगे वो टुलेगा। फैसले का जो आप एक वोट का अपना फैसला करोगे वो देश देखेगा कि भाई आपका फैसला जाने अनजाने में अन्याय करने वालों के साथ जाएगा या न्याय की लड़ाई लड़ने के साथ जाएगा, ये आप देश देखेगा। और जाने अनजाने का भी मैं खोल के बताना चाहता हूं। जाने अनजाने में बीजेपी, तो मुझे पता है कि आप बीजेपी को तो करोगे ही साफ, मगर बीजेपी की बी टीम को भी मत करना माफ। खट्टर साहब का बयान फतेहाबाद में आया कि पिछली बार दुष्यंत चौटाला को छोड़ा था, जो कहते थे बीजेपी को करो जमुना पार। लोगों ने तो कर दी थी बीजेपी जमुना पार, जेजेपी ने मगर फिर भी बना दी बीजेपी की सरकार। और दुष्यंत बन गया खट्टर का पक्का यार। यही है ना जी, दुष्यंत बन गए खट्टर साहब पक्का यार। और जनता ने किया हाहाकार, इन्होंने किया खुल के भ्रष्टाचार। यही बनी बात। आप बताओ, तो ध्यान है खट्टर साहब का कि पिछली बार तो दुष्यंत चौटाला ने बोला इस बार जनता खिलाफ हो गई है, छत्तीसगढ़ खिलाफ होगी, तो इसलिए इस बार वोट काटू उम्मीदवार के रूप में हम अभय सिंह चौटाला एनएलडी और निर्दलियों को उतारेंगे। ये तो खुल के आपके साथ धोखा कर रहे हैं। अभय चौटाला, गोपाल कांडा और बीजेपी मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे? मैं आपसे सवाल पूछता हूं। वोट मांग रहे, सिरसा से मैं आया हूं भी, आज दगवाली फतेहाबाद के बाद आपके बीच में आया हूं। खुल के वोट मांग रहे हैं अभय सिंह चौटाला की, भाई एक वोट बीजेपी को देना, एक वोट गोपाल कांडा। गोपाल कांडा कहना चाहते हैं हम बीजेपी का सपोर्ट करेंगे। खुल के एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, खुल के चुनाव लड़ रहे हैं। आपको पता है ये एक सीट, अगर आप अन्याय का बदला लेना चाहते हो, मैं यही बताने आया हूं अपने गांव डावड़ा, जिस गांव के साथ हमारी 3 पीढ़ियां संबंध है, मैं अपने गांव में यही बताने आया हूं कि कल को मत कहना कि दीपेंद्र बता के नहीं गया था बेटा। मैं यही बताने आया हूं, एक वोट भी अगर बीजेपी या आईएनएलडी को जाएगी, वो एक वोट कोई आईएनएलडी को चलेगी, वो बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी, हमारे खिलाफ जाएगी। वो एक वोट हमारे खिलाफ जाएगी, आपके खिलाफ जाएगी, आपके खिलाफ जाएगी। वो हर वोट अगर कोई चली गई आईएनएलडी को एक वोट भी, वो आपके खिलाफ जाएगी। देश में जाकर, देश में चूक हो गई पिछली बार, तो इनके लोगों ने हवा तो निकाल दी थी, लेकिन दोबारा इनकी सरकार बन गई। 2019 में भी लोग नहीं चाहते थे, ना ये किसान आंदोलन देखना पड़ता, ना बेटियों का अपमान देखना पड़ता, ना बाबा साहब के संविधान को कुचलता हुआ देखना पड़ता। लोगों ने तो
19 में ही इनको 40 पे रोक दिया था, लेकिन सरकार बन गई इन्हीं निर्दलियों के और दुष्यंत चौटाला के और ये जो एक एक पार्टी के जो एक एक एमएलओ की पार्टी थी, इनकी देन थी, सरकार बन गई। इस बार भी इसी ताक में बैठे हैं। इस बार इन वोट काटुओं के आधार पर बीजेपी अपने समीकरण बना रही है। भैया बीजेपी को, इस बीजेपी के धोखे को पहचानोगे कि नहीं पहचानोगे? डाबड़ा गांव में मैं पूछना है। फिर मत कहना मैं यही बताने के लिए आया हूं, आपका बेटा हूं। मैं बहुत भुगता है, 10 साल से इनके निशाने पे है। भाई वो दिखाइए भाई, साहिल किधर गया भाई? सत्यवान साहिल किधर गया भाई? मोबाइल 10 साल से इनके निशाने पे, 10 साल से। अभी भी आपने देखा होगा दिल्ली से इनके बड़े बड़े नेता आते हैं, प्रधानमंत्री जी आते हैं, गृह मंत्री जी आते हैं, मुख्यमंत्री जी आते हैं, इनके नायब सिंह जी अपना काम नहीं बता रहे कि 10 साल में कोई काम किया है हरियाणा में। केवल अपना काम नहीं बताते। मेरा दियो भाई, ये तो मेरा है। कोई आए ये भाई, एक मैं चीज सुनाता हूं। देखो भाई, ये आते हैं अपना काम नहीं बताते, केवल हुड्डा साहब को, मुझको, कांग्रेस पार्टी को निशाने पे लेते। बड़ी एक मैं चीज सुनवाता हूं। अभी कल रैली थी प्रधानमंत्री जी की गुहाना में। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह जी, अब उन्होंने क्या बोला उस रैली में, आप एक बार सुनना। कल की रैली है ये गुहाना में। दस साल किया नहीं काम, अब जपे हुड्डा हुड्डा नाम। 18 बार 10 साल से झेल रहे हैं भाई, 10 साल से इन तानाशाही पार्टी झेल रहे हैं। अगर उसके बाद भी आप इनके धोखे में आके इनकी भाई, ये इनके जो धोखे से खड़े हुए कैंडिडेट हैं, इनके चक्करों में आ गए तो आगे कौन लड़ाई लड़ेगा आपकी? तो कौन है कौन? लम्हों की गलती और सदियों को पछतावा रहेगा, पीढ़ियां भुगतेंगी। ये मैं आज आपके बीच में कहने आया हूं। भाई ये आप मेरे को बात बताओ, जब ये दिल्ली से आ रहे हैं बड़े बड़े नेता, और ये हमारे, ये तो भाई डाबड़ा गांव तो हमारा घर है कि नहीं है? बताओ भाई, ये आके जो हम पे वार कर रहे हैं भाई, इनके वार तो हम सह लेंगे, मगर पीठ पीछे का वार आप मत होने देना घर में। धोखा मत होने देना, धोखा मत लगने देना। ये जो वोट काटू उम्मीदवार खड़े हैं, कोई वोट काटू उम्मीदवार के चक्कर में मत आना। खास तौर पे आईएनएलडी के कोई उम्मीदवार, जेजेपी के उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार, बीजेपी की तरह, बीजेपी को तो करो साफ, मगर आईएनएलडी, जेजेपी और निर्दलीय को भी मत करना माफ। ये जो वोट काटू उम्मीदवार खड़े इनका, तो भाई ये बात बताओ, मंजूर है भाई? पीछे वार तो नहीं दोगे? तब मारे देखो अपने घर में, तब हमारे घर में हमारी कर मना लगन दियो, थारे खातर छाती हम बढ़ा देंगे भाई। तो भाई कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। हर वर्ग के लिए हम फैसले लेंगे। अपने सबसे पहली कदम से अपने बड़े बुजुर्गों को देश में सबसे ज्यादा 6,000 बुढ़ापा पेंशन देने का हम कार्य करेंगे। हमारी माताओं और बहनों को, अपनी माताओं और बहनों को, पहली बार 18 और 60 साल के बीच की माता बहनों को हर महीने 2,000 अलग से पेंशन बनवा के हर माता बहन का रसोई खर्च पेंशन को, महंगाई बहुत होगी। तो भाई जो है, अब मैं क्या बताऊं भाई, देखो अपना माताओं बहनों की पेंशन पे सबसे पहले तो तू कूद है भाई, कदे घर जाके लड़ता हो। मैं बताऊं, ये सीधा खाते में जाओगी भाई भाभी के, मैं बता रहा हूँ आपको कि अपना किस चक्कर में पड़ रहा है भाई। बुढ़ा तेरे 60 साल की हो जाएगी उम्र तो तेरा बुढ़ापा पेंशन जरूर बनवा देंगे भाई। तो ये है, तो भाई अपना, और हमारे एससी समाज और बैकवर्ड समाज, छत्तीस बिरादरी के परिवारों के लिए, बीपीएल परिवारों के लिए जो सारी स्कीम्स बंद कर दी इन्होंने, महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना को दोबारा शायद शुरू कर 100 गज के प्लॉट की स्कीम को दोबारा से शुरू करवाने का हम कार्य करेंगे। और जरूरतमंदों को
मकान, क्योंकि सरकार में 10 साल तो मकान भी नहीं पास हुए, कहता कहीं हो गया तो हो गया, पूरे अब देखो ज्यादातर गांव में एक भी मकान नहीं आया। तो भाई जैसे ही अपनी सरकार आएगी, जरूरतमंदों को 3.5 लाख तक की आर्थिक सहायता दिलवाते हुए इंदिरा आवास योजना में मकान पास कराने का हम कार्य करेंगे। और हारी बीमारी हो जाए तो बड़ी दुख तकलीफ होती है, घर पे दुख का पहाड़ टूट जाता है। मैंने जैसे कहा था कि हम उद्योगपति घरानों के लिए नहीं, गरीब के लिए, कांग्रेस पार्टी के किसान के लिए सरकार होगी। हारी बीमारी किसी को बड़े इलाज की जरूरत हो तो राजस्थान में जैसे अशोक गहलोत जी की सरकार के समय जो चिरंजीवी योजना थी, उस चिरंजीवी योजना के माध्यम से 25 लाख तक की आर्थिक मदद सरकार से कराकर कोई इलाज की जरूरत हो, इलाज में जरूरत हो, ताकि गरीब आदमी को इलाज में गरीब आदमी को इलाज के अंदर ये मदद हो। और इसके साथ साथ किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, और भाई किसान को एमएसपी गारंटी, कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम, नौजवानों को 2 लाख पक्की सरकारी नौकरी मेरिट पर और समयबद्ध रूप से, ताकि हरियाणा के नौजवानों को अवसर मिले, अपने प्रदेश में ही अच्छा रोजगार करने का अवसर मिले। तो भाई सारे काम करेंगे, लेकिन पहला काम आपको करना है बड़वाड़ा हल्के को नंबर 1 बनाने के लिए। भाई वो तो डबल इंजन फेल हो गया, भाई वो डबल इंजन तो हो गया फेल। खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला डबल इंजन फेल हो गया कि नहीं हो गया? तो भाई जो है भाई इस डबल इंजन को जिता देना भाई। एक वोट तो हमारे भाई रामनिवास घोड़ेला जी को जाएगी, वो एक वोट। देखो भाई वो तो चलो कल की बात है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए भाई, अगर दीपेंद्र बन गया तो घोड़ेला साहब भी बन गए भाई। और एक वोट जो उनको जाएगी, वही एक वोट हुड्डा सरकार लाएगी, और भाई वही एक वोट आपके भाई दीपेंद्र को आपका आशीर्वाद माना जाएगा भाई। एक बताओ भाई, गाँव कोई फैसला करो भाई, भाई बताओ भाई। बीजेपी की बी टीम का साथ तो नहीं देगा भाई डाबने गाँव। हम तो अन्याय करने वाली बीजेपी और बीजेपी का साथ देने वाली आईएनएलडी का साथ तो नहीं देगा भाई डाबने गाँव। तो बताओ भाई, इतिहास के पन्नों में डाबरा गांव का इस इलेक्शन का जब नाम लिखा जाए तो ये बात है कि डाबरा गांव ने एक कलम से बीजेपी और बीजेपी के साथ देने वाली आईएनएलडी को बड़का गांव में पूर्णति का साथ देने का काम किया। बताओ भाई ये बात है तो बताओ, तो भाई ये एक बार हाथ खड़ा करके बताओ भाई, ये सारा ये जो प्रस्ताव पारित है, और भाई अगर कहीं कोई कमी कसर हो तो मेरे से मिलवा दियो भाई। आज आपके बीच में मैं स्पेशल आया हूं कि नहीं आया हूं? देखो एक बात बताओ, आप भी देख रहे हो, 6 महीने से मैंने अपना घर तो नहीं देखा। मैं देखो ईसा सुनना तो नहीं हूं, घर में भी बालक होंगे, बच्चे होंगे, और अपना भाई जो है मैंने अपना लड़का भी नहीं देखा भाई, 6 महीने हो गए। और ये बड़ी प्यारी उम्र का है, तो देखो अब 6-7 साल का हो गया कि 7 साल का हो गया, तो भाई बड़ी अच्छी उम्र का। लेकिन केवल मुझे पता है कि मैं जब देश की राजनीति मैंने देखी और आपके साथ इतना अन्याय होता हुआ देखा, मेरी जी और आत्मा नहीं मानती कि भाई मैं घरा भी बढ़ जाऊं कि भाई अगर ये अगर मौका चूक गए तो फिर आगे मौका नहीं आएगा। अभी नहीं तो कभी नहीं, चूकना मत, इस बात को समझना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।